नमस्कार दर्शकों, आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, आज हम लोग बातचीत करेंगे अवसाद कारण व निदान। जैसा कि आप जानना चाहेंगे कि अवसाद क्या है, कितने तरह के होते हैं, कोई खास उम्र तो इसके लिए नहीं है जवाब दें, या फिर किसी खास मौसम में अवसाद होता है। इन सभी कारणों को जानेंगे और हम इसका निदान भी हम लोग जानेंगे कि अवसाद के कारण क्या है, निदान क्या है। तो हमारे स्टूडियो में इसके लिए मौजूद हैं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव कुमार जी। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो हम लोग बातचीत करेंगे डॉक्टर गौरव कुमार जी से अवसाद के कारण व निदान के संबंध में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को बताएं कि अवसाद क्या है। बिल्कुल, अवसाद एक तरह की मनोवैज्ञानिक समस्या है जिसके लक्षण हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को सुस्ती जैसा लगना, घबराहट होना, कोई भी काम जिसको आराम से पहले करते थे उसमें दिलचस्पी का नहीं होना, रात को ठीक से नींद नहीं आ पाना, ठीक से भूख नहीं लगना, अपने काम को अच्छे से करने में इंटरेस्ट नहीं लेना, और कभी कभी तो इतना नेगेटिव विचार मन में आता है अवसाद में कि लगता है कि मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई, बर्बाद हो गई, आत्महत्या करने जैसा ख्याल भी आ जाता है। तो अवसाद एक तरह की मनोवैज्ञानिक समस्या है और इसका इलाज संभव है। जी। तो सर, अब डॉक्टर साहब बताएं कि अवसाद की जो है कितने प्रकार के होते हैं। जी बिल्कुल, और वैसे तो बहुत तरह से अवसाद को यानी डिप्रेशन को क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, परंतु अभी दर्शकों के जानकारी के उद्देश्य से हम लोग उसको बेसिकली 2 भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक हो गया एंडोजेनस डिप्रेशन और दूसरा रिएक्टिव डिप्रेशन। एंडोजेनस डिप्रेशन उस तरह का अवसाद है जिसमें कोई भी घटना वैसे घटित नहीं होती है, बिना किसी कारण के, बिना किसी बाहरी वजह के, बिना किसी तनाव के जो पेशेंट होते हैं उनमें अवसाद के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। और रिएक्टिव डिप्रेशन अवसाद का वह प्रकार है जिसमें कोई घटना घटी, जैसे कोई फेल कर गया या किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई या और अन्य प्रकार की किसी भी अप्रिय घटना के घटित होने पे जो अवसाद के लक्षण आते हैं उनको हम लोग रिएक्टिव डिप्रेशन में क्लासिफाई करते हैं। तो बेसिकली ये 2 टाइप होते हैं अवसाद के, और इसके अलावा बहुत जैसे बाइपोलर डिप्रेशन हो गया या बहुत तरह का डिप्रेशन होता है। इसके कई बहुत तरह के प्रकार हैं, बिल्कुल तरह तरह के प्रकार हैं, लेकिन जो बेसिकली ये 2 उसके मुख्य प्रकार हैं। जी डॉक्टर साहब बताएं कि जैसे आपने अवसाद के बताया कि कई तरह के अवसाद होते हैं, तो ये कभी इसका मौसम से भी है क्या कोई कनेक्शन? जी बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं अवसाद हमारे मन के जो सोच है उसके अल्टर होने के चलते बहुत चेंज हो जाता है हमारे मन का विचार, इसलिए हमारे लक्षणों में अवसाद के लक्षण आ जाते हैं। और हमारा मन जो है वो मौसम से बहुत प्रभावित होता है। जैसे कि जाड़े में चूंकि हम कहीं जा आ नहीं पाते हैं, हमारी मूवमेंट बहुत कम हो जाते हैं, हमारे सोच का दायरा भी उसी तरह सीमित हो जाता है, जिसके चलते जाड़ों में अवसाद ज्यादा बढ़ने की प्रवृत्ति देखी जाती है। जी जाड़े के मौसम। जी बिल्कुल, जाड़ों में अवसाद ज्यादा हो जाता है। जी और हम लोग देखते हैं इसके, अगर बात करें इसके प्रकार पर, बिल्कुल, तो कितने प्रकार तो आपने बताया। बिल्कुल, और कारण क्या है इसके? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अवसाद एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसी समस्या है जिसका कोई एक खास कारण नहीं कहा जा सकता है। किसी भी ऐसा नहीं जैसे मलेरिया में हो गया कि मच्छर काटने से होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, तो वैसे अवसाद इससे बिल्कुल अलग है। कोई ऐसा एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं जिनमें हम कुछ कारणों को यहाँ पे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। सबसे पहला जो कारण है वह है आनुवांशिक कारण, यानी अगर किसी के माता पिता को, उसके चाचा को या उसके माता के फैमिली में नाना को, नानी को, मौसी को अवसाद हो चुका है, तो देखा जाता है कि उस व्यक्ति में अवसाद होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे कि एंडोजेनस डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कभी कभी जो हमारा तनाव होता है, हमारे आसपास जो चीजें घटित होती हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, रिएक्टिव डिप्रेशन में जो घटनाओं के प्रति जो रिएक्शन होता है हमारे मन में, हम सब जानते हैं कि कोई घटना होती है तो उसके क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया जरूर होती है। तो कोई घटना घटी, अब उसको हम 2 तरह से ले सकते हैं। एक तो कि चलो कोई बात नहीं, ये भगवान की इच्छा थी, ऐसा हुआ, हम लोग आगे क्या कर सकते हैं ये देखें। ये हो गया पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। दूसरी तरह की थिंकिंग क्या होती है, अब क्या होगा, कैसे होगा, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, ये नहीं होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो इस तरह का जब विचार मन में आने लग जाता है, नकारात्मक सोच जब आपके मन में आने लग जाती है, तब आप देखते हैं कि आप रिएक्टिव डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो एक तरह का कारण यह भी है हमारे आसपास का तनाव। इसके अलावा सही तरीके से खान पान नहीं हो पाना, आसपास लोगों से मिलजुल नहीं पाना, अपने लिए समय नहीं निकाल पाना, ये सब अवसाद के कारण हैं। जी।
तो इसके लिए जैसे है कि कोई खास एज है क्या इसके लिए? जवाब देखिए, अवसाद के प्रभावित खास उम्र के लोग होंगे, ऐसी है क्या? ऐसा कोई विशेष नहीं है। इवन छोटे बच्चों में अब डिप्रेशन या अवसाद देखा जा रहा है, और महिलाओं में भी देखा जा रहा है, और बूढ़े जो वृद्ध लोग होते हैं उनमें भी अवसाद के लक्षण देखे जा रहे हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई खास एज है जिसमें अवसाद ज्यादा देखा जा रहा है। इनफैक्ट ये किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी जैसे लिंग, कोई जैसे भेदभाव नहीं होता है। उस तरह ये बीमारी किसी भी व्यक्ति में, महिला चाहे पुरुष कोई भी हो, बच्चे बूढ़े, उनमें हो सकती है। समान चांसेस होते हैं डिप्रेशन होने के। जी, तो अगर ठीक है, अगर सब उम्र के लोगों को हो रहा है तो हम खास कर बातचीत करें, बच्चों की बात करें तो बच्चों में कितने तरह के डिप्रेशन होते हैं, किस तरह का डिप्रेशन होता है? बिल्कुल, चूंकि अब बच्चों में भी हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं तरह तरह के बच्चे। जैसे एज हो गया, छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाना शुरू किए हैं, तो माँ से बिछड़ने का जो दुख होता है ये उनमें अवसाद का एक कारण हो सकता है। क्योंकि कभी बच्चा अपनी माँ को छोड़कर कभी गया नहीं और पहली बार उसको स्कूल जाना पड़ता है, तो सबसे पहले यहाँ शुरुआत होती है सेपरेशन एंजाइटी, और ये एंजाइटी कभी कभी अवसाद में कन्वर्ट हो जाता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल में उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, बेटा तुम्हें तो आईएएस बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो ये प्रेशर कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग पे होता है। इस प्रेशर के चलते उसके ऊपर परफॉर्मेंस अच्छा लाने का बहुत दबाव पड़ता है, तो इसको यहाँ बोलते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी, और ये कन्वर्ट हो जाता है अवसाद में। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, अब दोस्ती होती है, दोस्तों से झगड़ा होता है, तो फिर वहां पे फिर तनाव होने के चलते वहां भी अवसाद होने के चांसेस होते हैं। जब थोड़ा और बड़ा होता है तो प्रेम संबंध होने के चांसेस होते हैं। कभी कभी सक्सेसफुल होता है, कभी कभी अनसक्सेसफुल होता है। तो जब ये प्रेम संबंध टूटता है या किसी कारण से किसी ने किसी को प्रपोज किया, अब फलाना लड़की ने उसकी बात को नहीं मानी, तो यहाँ पे भी डिप्रेशन होने का चांसेस होता है। तो बच्चे भी इससे इम्यून नहीं है, उनमें भी अवसाद देखा जाता है, और यही कुछ कारण हैं जिनके चलते बच्चों में ज्यादा अवसाद के लक्षण देखे जाते हैं। अभी आप बताएं कि हर उम्र के लोगों को हो सकता है। बिल्कुल। महिलाओं में किस तरह के अवसाद होते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। महिलाओं में एक खास तरह का अवसाद होता है जिसको कभी कभी महिलाओं के प्रसव के बाद एक आध हफ्ते के बाद उनमें ये लक्षण देखा जाता है, और इसको बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यानी प्रसव पश्चात अवसाद। जी जी। इसमें वही लक्षण कम बेश सेम होते हैं, जैसे सुस्ती जैसा लगना। इसमें एक और लक्षण एक्स्ट्रा होता है, अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देना। बच्चा रोता रहता है, माँ को उसकी फिक्र नहीं होती है, वो अपने ही में मगन रहती है, सुस्त रहती है, रोती रहती है, बच्चा को दूध नहीं पिला पाना, स्तनपान नहीं करवा पाती है, बच्चे का केयर नहीं कर पाती है, और कभी कभी तो उसके मन में बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार आता है, वो खुद को या बच्चे को नुकसान भी पहुंचा सकती है अवसाद के कारण। जी 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 जी। तो यह सब है। उसके बाद एक बहुत ऐसे देखते हैं कि जैसे कोई अकेले में कहीं है, किसी जगह पर है, और वह खुलापन है, किसी रूम में ही है, और वह यदि कैमरा बंद हो गया या फिर भीड़ में है तो उसको अजीब घबराहट होती है। क्या इससे का भी डिप्रेशन से या फिर इसके है क्या? हाँ, जैसा आपने प्रश्न किया, ये एक तरह का तनाव है, और तनाव और अवसाद इन दोनों के लक्षण कभी कभी मोस्ट ऑफ द केसेस में साथ में पाए जाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति अवसादग्रस्त है उसमें तनाव के लक्षण भी देखे जा सकते हैं, और जो व्यक्ति तनावग्रस्त है उसमें अवसाद के लक्षण भी देखे जा सकते हैं, और कभी कभी दोनों का ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अवसाद और तनाव का ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट सेम होता है। तो आपने जो बात करी कि कमरे में है और लग रहा है कि कमरा बंद हो गया, कोई नहीं है आसपास, तो एक तरह का घबराहट होना, इसको बोलते हैं फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, बंद कमरे में भय। एक तरह का फोबिया है, इसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। और जो दूसरी बात आपने करी कि भीड़ में जा रहे हैं, वहां घबराहट हो रही है, तो ये होता है फियर ऑफ क्राउड, इसको बोलते हैं एगोराफोबिया। यह भी एक तरह का फोबिया है, मतलब डर, जिससे दूसरे लोग नहीं डर रहे हैं और हमको उससे डर लग रहा है। तो ये बिल्कुल अवसाद से कभी कभी इसका कनेक्शन होता है। बहुत सारे पेशेंट्स जो फोबिया के होते हैं उनमें डिप्रेशन के लक्षण देखे जाते हैं। जी जी। इसके सब क्या कारण हो सकते हैं? कारण आवश्यकता से अधिक सोच, आवश्यकता से अधिक तनाव। थोड़ा बहुत तनाव मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको रिजल्ट का टेंशन नहीं होगा थोड़ा बहुत, तो आप अच्छा नहीं अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। लेकिन अब इतना भी ज्यादा टेंशन नहीं होना कि वह जो है सो आपको अवसाद का बीमारी बना दे, पेशेंट बना दे। तो थोड़ा बहुत तनाव होना चाहिए हर चीज के लिए। तनाव जब ज्यादा बढ़ता है
तो एक लेवल आता है जब तनाव ज्यादा बढ़ाने से परफॉर्मेंस फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। कर्व जो होता है ऐसा होता है, यानी तनाव बढ़ रहा है तो परफॉर्मेंस भी बढ़ रहा है, और जब एक पॉइंट आता है जहां पे तनाव ज्यादा होने के कारण परफॉर्मेंस फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। मतलब आप ज्यादा तनाव लेंगे तो परफॉर्मेंस फिर आपका घटना शुरू हो जाएगा। यहीं से अवसाद की शुरुआत होती है। जी जी। और सर ये महिलाओं की बात की है कि जो है उन लोगों को अवसाद होता है, उसके रीजन क्या है, उसके कारण क्या है? हाँ, उसका कारण जैसे हमने अवसाद के कारणों को डिस्कस किया, तो महिलाओं में चूंकि महिलाओं की शारीरिक और मानसिक बनावट कुछ इस प्रकार की होती है कि वो थोड़ा सा स्पेशल होती हैं पुरुषों से इस मामले में। कभी जरूरी नहीं कि हर महिला को ऐसा हो, ऐसा कतई नहीं है कि जो भी महिलाएं हैं सारी महिलाओं को डिलीवरी के बाद, प्रसव के बाद अवसाद हो, लेकिन कुछ कुछ फैक्टर्स जैसे कि अगर आपकी सास का व्यवहार आपके प्रति ठीक नहीं है, आपके ससुराल में आपको वो प्यार, वो अपेक्षा, वो मान नहीं मिल रहा है जिसकी आप हकदार हैं, और आपके मायके का भी आपसे उतना अच्छा कनेक्शन नहीं है, तो ऐसे माहौल में प्रसव अपने आप में बहुत दर्द भरा होता है, उसको सहना बहुत बड़ा काम है। तो प्रसव के बाद थोड़ा सा उनके मन मस्तिष्क पे असर पड़ता है, जिसके चलते उनमें अवसाद के लक्षण देखे जाते हैं। यानी कारण पहले से होता है, प्रसव सिर्फ उसको थोड़ा बढ़ा देता है। अच्छा, ये एक बात हम लोग करें, जैसे ये तो हम लोग बात किए कि भाई बच्चों की बात हो गई, महिलाओं की बात हुई, एक हमारे जो उम्रदराज हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, क्या उनको भी अवसाद होता है क्या? ऐसा देखा गया है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें अवसाद की सबसे ज्यादा दो पीक होता है अवसाद का, एक यंग एज में और दूसरा जो पीक होता है वो ओल्ड एज में होता है। तो जैसे कोई वृद्ध हैं, उनके पुत्र पुत्री बाहर रहते हैं, और अगर मुश्किल से उनके जो पति या पत्नी है उनका अगर देहांत हो जाता है तो वो बहुत अकेले हो जाते हैं, वो अपने आप को बहुत असहाय महसूस करते हैं, और अगर उनके परिवार, उनके पुत्र या पुत्री द्वारा उनको सपोर्ट नहीं किया जाता है तो उनके मन में अवसाद के लक्षण आने लगते हैं। कभी कभी उनमें भी सुसाइड करने की प्रवृत्ति आ जाती है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है। वृद्धावस्था अपने आप पे एक बीमारी आप उसको मान सकते हैं, अगर आपकी सोच वैसी है तो। दो तरह के वृद्ध होते हैं, एक होते हैं मान लीजिए 80 साल के हैं, वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट समझ रहे हैं, अपने आप को सक्षम मानते हैं अपने जिंदगी के हर समस्या से सामना करने का। वो समझते हैं कि उम्र का बढ़ना तो दस्तूर जहां है, महसूस न करो तो बुढ़ापा कहाँ है। ऐसी सोच वाले भी बहुत सारे हमारे समाज में लोग हैं, तो उनमें अवसाद के लक्षण नहीं देखे जाते हैं। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि अरे अब तो हम 80 साल के हो गए, कुछ नहीं कर सकते, हमें तो मोहताज बनना पड़ेगा, और इसी में कभी कभी ऐसा पेपर में पढ़ने को आता है कि बेटे ने बाप को या माँ को घर से निकाल दिया, प्रताड़ित किया, उनका खर्चा, तो ऐसी स्थिति में अवसाद ज्यादा देखा जाता है। हालांकि लोग ये नहीं समझते हैं कि आने वाले 20-30 साल में हम भी उसी स्टेज में पहुंचने वाले हैं, तो जैसा हम करेंगे हमारे बच्चे वैसा ही सीखेंगे। तो उनको जैसे आप जो जिस एज ग्रुप में है, हमें एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए अपने बच्चों के सामने में, अपने माता पिता की सेवा करने का, ताकि उनमें अवसाद नहीं हो और आपके बच्चे भी उससे कुछ सीख ग्रहण करके अच्छे संस्कार हासिल करें, ताकि आपके बुढ़ापे में आपको भी अवसाद नहीं हो। जी जी। और सर इसमें तो आपने बताया कि सब कारण भी आपने बताया विस्तार से, और इसके कितने, इसके हार्ट जो कोर ग्रुप है उसके बारे में चर्चा की। अब हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं इसके निदान के बारे में। बिल्कुल, कि इसका क्या निदान है, तो विस्तृत से हमारे दर्शकों को बताएं कि इसका निदान क्या हो सकता है। अवसाद का निदान हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ जुड़ा हुआ है। अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, अपनी सोच में परिवर्तन लाना, सकारात्मक सोच को अपनाएं, हमेशा पॉजिटिव रहें। जो घटनाएं घटती हैं उन पे हमारा कंट्रोल, हमारा नियंत्रण नहीं होता है, तो उन घटनाओं से कैसे रिएक्ट करना है इसके लिए पहले से आप प्रिपेयर्ड रहें। आप इस बात को सोच के चले कि प्रकृति के साथ ज्यादा हमें उलझना नहीं चाहिए। जो घटनाएं घट रही हैं उनके साथ हमें अपना कदम बढ़ाते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, हम वहीं पर रुके नहीं, क्योंकि समय जो है प्रगतिशील है, समय तो बढ़ता रहता है। अब उसके साथ अगर हम पॉजिटिव वे लेकर चलेंगे तो हमें अवसाद नहीं होगा। हम नेगेटिव थिंकिंग रख के बैठ जाएंगे वहीं पे कि अब कैसे होगा, ये सोच मत लाइए आप अपने अंदर। आप ये सोच लाइए कि क्यों नहीं होगा, हम जरूर करेंगे। हमारे पास जो भगवान ने जो हमें समय दिया है, हम इसका सदुपयोग करें, खुद भी आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। और हमारे समाज में देखा जाता है इतनी प्रतिस्पर्धा है कि हमारे समाज में है कि खुद आगे बढ़े या नहीं बढ़े, दूसरों को पीछे जरूर खींचें। कभी कभी कॉम्पिटिटिव माहौल में ऐसा हो जाता है जिसके चलते भी अवसाद बढ़ जाता है। तो अगर आप सोचिए एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहां हर कोई पॉजिटिव है, हर कोई सकारात्मक है, हर कोई एक दूसरे से कॉपरेट कर रहा है, तो फिर अवसाद जैसी बीमारी की जगह ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है कि अवसाद हो। लेकिन अफसोस यह है कि ऐसा हो नहीं पाता है। तो पहला जो निदान है वो ये है कि आप सकारात्मक रहें,
अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। दूसरी बात है, आप अपने फ्रेंड से, अपने सर्कल में, अपने संबंधियों से, अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनसे अपनी समस्या को साझा करें। आप उनको बताएं कि आप किस प्रॉब्लम में हैं। आप अगर नहीं बताएंगे, अरे फलानवा जान जाएगा तो क्या कहेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। फलानवा जो जान जाएगा तो क्या करेगा, मैक्सिमम क्या करेगा, इधर उधर बात करेगा। लेकिन आप अपनी प्रायोरिटी को देखिए, आप अपनी समस्या दूसरों से शेयर कीजिए, पॉजिटिव रहिए, और समस्या शेयर करेंगे तो उसका निदान भी निकल करके सामने आएगा। कोई ना कोई जरूर आपको उपाय बताएंगे, कोई ना कोई सुझाव जरूर बताएंगे। इसके अलावा आप समय पे खान पान करें, नियमित दिनचर्या अपनाएं, कोई एक हॉबी अपना निकालें, चाहे वो पौधा लगाना हो गया, सिंगिंग करना हो गया, कहानी सुनना, पढ़ना, किताबें पढ़ना हो गया, इंटरनेट यूज करना हो गया। तो नई हॉबी अपनाएं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किस भी उम्र के हैं लेकिन आप सीख सकते हैं। तो जब आप सीखते हैं तो आपका दिमाग ग्रो करता है, जो नसें होती है उनका कनेक्शन होता है, साइनेप्स बोलते हैं उनको, ये ग्रो करता है। और जब आप सीखना छोड़ देते हैं तो इसमें साइनेप्स का जो कनेक्शन होता है ये भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। तो जब हम नई चीजें सीखते हैं तो अवसाद से लड़ने में ये हमें मदद करता है। खान पान अच्छा होना चाहिए, ताजी चीजें खाएं, व्यायाम समय पे करें, योगा, प्राणायाम, योगा को अपने नियमित दिनचर्या में शामिल करें, प्राणायाम करें। इसके अलावा अपना काम समय पे निपटाएं। आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो खेती हो, चाहे वो ऑफिस वर्क हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, आप अपने काम को समय पे निपटाने की आदत डालें, ताकि आज का जो काम है वो कल आपके माथे पे सवार ना हो। ताकि कल जब आप काम को जाएं तो पहले से प्रेशर ना जाए कि भाई हमें तो फलाना काम करना है, पहले उसका टेंशन रात भर सोने नहीं देगा, फिर वहां पहुंचेंगे तो चैन से रहने नहीं देगा। तो ये आदत डालें कि हम आज का काम आज ही खत्म करें। यह भी अवसाद से लड़ने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। और इसके अलावा हल्का संगीत सुने, लोगों को मदद करने का एक हॉबी हो जाए तो और भी अच्छा है। जरूरी नहीं कि सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास हो, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं एटलीस्ट। हमारा ये प्रयास करना ही हमें अवसाद से दूर कर सकता है। जिंदगी को भरपूर जिए, ताकि आपको कल को बाद में मलाल नहीं हो कि हमने ये काम नहीं किया, हम ऐसा कर सकते थे, हम वैसा कर सकते थे। क्योंकि ये फैक्टर जहां पे होगा वहां पे अवसाद आज न कल, जैसे मान लीजिए कि हमने घास को छील लिया, फिर क्या होता है 6 महीने बाद घास फिर से आ जाता है। बिल्कुल। कई लोग ये पूछते हैं प्रश्न कि डॉक्टर साहब हमने तो दवा खाई, जैसा इन्होंने भी बताया, दवा खाई लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुआ, फिर से बीमारी हो गया उसको। तो हम इसका ये उत्तर दे रहे हैं, घास को हमने छील दिया, अब हम आराम से बैठ गए 6 महीने कि भाई हमने तो घास छील दिया, अब तो टेंशन फ्री है। लेकिन ऐसा नहीं, घास फिर से उग जाता है। तो ये जो घास को छीलने की प्रक्रिया है, इसको हम जड़ से उखाड़ना अगर शुरू कर दे तब घास दोबारा नहीं उगेगा, है ना। तो ये जड़ से उखाड़ना यानी जो कारण है उसका निदान होना चाहिए। अवसाद किस कारण से, एक थेरेपी होता है, साइकोथेरेपी बोलते हैं उसको, बातचीत के द्वारा इलाज। यानी आपका कहां से प्रॉब्लम आपकी शुरू हुई, हम उस प्रॉब्लम को पकड़ें और उसके बाद आपके बिहेवियर में कुछ ऐसे चेंजेस लाने के लिए उसको बोलते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये बातचीत के द्वारा संभव है। लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ लोगों को वक्त नहीं है बातचीत करने का। हम इतने हाईटेक होते जा रहे हैं, इतने आगे एडवांस होते जा रहे हैं कि एक इंसान को एक इंसान से उसकी समस्या को समझने का वक्त नहीं है। कोई मुश्किल में होते हैं तो हम उनके सेल्फी ले और उनका फोटो खींचना पसंद करते हैं, उनको मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाते हैं। हमारा समाज, ये एक नया ट्रेंड है, हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं, हम सब। तो इसमें अगर हम लोग चेंज करें, ये ईगो नहीं लाए कि हम तो फलाना है। आप एक इंसान हैं, एक इंसान की तरह रहिए, हर व्यक्ति से समान भाव रखिए, खुशी से रहिए। आपको भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, दूसरे को भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, आप उनकी मदद करें, वो आपकी मदद करेंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए। अगर अवसाद से हमें एज ए समाज लड़ना है तो, लेकिन अभी हम कैसे लड़ते हैं, मुझे अवसाद है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, मैं ठीक हो गया। ये है हमारी लड़ाई। और हम चाहते हैं कि हम एज ए समाज इससे लड़ें। सब लोग पॉजिटिव हो, सब आगे बढ़े, सबका साथ सबका विकास, ऐसा होना चाहिए। हमारी लाइफ में भी ऐसा होना चाहिए। ऐसा होने से जो हमारा जो नेगेटिव थिंकिंग है वो नहीं होता है। क्योंकि प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में है, यकीनन आपकी लाइफ में है, हमारी लाइफ में है। कोई जाम से परेशान है, कोई आम से परेशान है, कोई चीनी से परेशान है, कोई दाल से परेशान, लेकिन कौन परेशान नहीं, सब परेशान है। हम लोग सब अगर मिलकर साथ चलें तो इस परेशानी का कहीं ना कहीं हल जरूर हो सकता है।
और सर एक है कि ये तो बताया, इसके संविधान बताया, थोड़ा सा बता दें कि जिसको अवसाद हो गया है उनका क्या रहना चाहिए लाइफ स्टाइल, उनको कैसे रहना चाहिए ताकि वह उससे निकल पाए, उससे जल्द से वापस आए। बिल्कुल, जैसा मैंने निदान के बारे में अभी आप लोगों के साथ साझा किया, तो उसी में बेसिकली वही पॉइंट्स आपको अपनाने हैं और आपको अपने मनोचिकित्सक या मानसिक रोग विशेषज्ञ या फिर नैदानिक मनोवैज्ञानिक उनके पास जाकर के सबसे पहले अपनी समस्याओं को बताना चाहिए। आप गूगल करके मत देखिए जी। अगर आप गूगल जी से इलाज कराएंगे तो वो तो आपके लक्षण के आधार पर बता देंगे, फिर आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पे मैंने गूगल को बोला, हाय गूगल मुझे नींद नहीं आ रही है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा। तो गूगल बोलती है घर से आपको अवसाद हो सकता है, वो डायग्नोसिस करके बता रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, अवसाद उसी को बोलेंगे जिसको 2 हफ्ते से ज्यादा ऐसा हो चुका है या पहले उनके लाइफ में इस तरह का प्रॉब्लम हो चुका है। तो ये तो गूगल नहीं फाइंड आउट कर पाता। अब उसके चलते अरे यार हमको तो डिप्रेशन हो गया, गूगल अब डॉक्टर के पास गए तो बोले डॉक्टर साहब हमको डिप्रेशन हो गया है। अब डॉक्टर साहब बोले कैसे, क्या लक्षण है, तो हमको नींद नहीं आता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो कैसे पता चला आपको डिप्रेशन हो गया? हम गूगल से सर्च किए। ये नई जो प्रवृत्ति निकल रही है ये और बीमारी को बढ़ा रही है। तो आप अपनी जो बात है उसको शेयर करें लोगों से, खास करके डॉक्टर के पास जाएं। अगर लोगों से समाधान हो गया तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर के पास जाएं, वहां आपको जरूर समाधान मिलेगा। और उनकी बातों को आप फॉलो करें, दवाई को समय से खाएं, अपने मन से डिप्रेशन की दवा को कतई ना छोड़ें। क्योंकि डिप्रेशन क्या होता है, इसमें कुछ न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जैसे सेरोटोनिन, इसका स्तर ऊपर नीचे असंतुलन होने के कारण अवसाद होता है। तो जब तक आपकी दवाएं उस संतुलन को बनाती हैं, आप उन दवाओं को छोड़ देंगे फिर वो संतुलन फिर नीचे आ जाएगा जी, फिर जीरो से शुरू। हाँ, और आपके लक्षण जो है फिर आ जाएंगे, तो फिर आपको लगेगा अरे ये तो ठीक होने वाला बीमारी नहीं है, हम क्या करें। तो इस चीज से बचने का यही उपाय है कि आप अपने चिकित्सक की सलाह में रहें, वो जैसा आपको बताते हैं उनकी सलाह को वैसा ही आप उनका अनुसरण करें। और जो मैंने चेंजेस बताए, पॉजिटिव रहना, भगवान पर भरोसा करना, जो भी हुआ भगवान की मर्जी को सोच के उसको एक्सेप्ट करना, ज्यादा खुशी होने पर ज्यादा फूल जाना और ज्यादा दुख होने पे नीचे आ जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने मनोभाव को आप एक स्टेडी स्टेट बोलते हैं हम लोग उसको, यानी सम मनोभाव की स्थिति में रहें, ना ज्यादा ऊपर जाएं ना ज्यादा नीचे आए। तो ऐसे में आपको ज्यादा कष्ट नहीं होने वाला है जी। और सर इसमें हम हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इस अवसाद के बारे में हम लोग चर्चा किए, विभिन्न इसके एंगल पर भी चर्चा कर ही रहे हैं। तो यह एक चर्चा हो जाए कि यह हो ही नहीं, चूंकि हर एज के लोग इससे तबाह है, परेशान हैं, तो और इसके है, तो अगर इसका हो ही नहीं, इसके लिए कैसे हम मैनेज करें अपने लाइफ स्टाइल को, खान पान को, ताकि अवसाद से बचें। इसका तो सबसे बड़ा जो हम लोग अभी कर रहे हैं, यानी लोगों को जानकारी बताना। क्योंकि लोगों में जानकारी का नितांत अभाव है। आदि ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि अवसाद के जो लक्षण होते हैं तो उनको आने पर या तो लोग झाड़ फूक करवाते हैं या फिर चले गए दुआ ताबीज करवाया, लगता है कि कोई जिन परी का साया है, दुर्गा जी काली जी का असर है, कोई डायन चुड़ैल ने कर दिया है, तो पहले तो वहां जाते हैं जानकारी के अभाव में, जिसके चक्कर में क्या होती है, बीमारी बढ़ जाती है। और जब बीमारी पुरानी हो जाती है, मेडिकल भाषा में इसको क्रॉनिक बोलते हैं, जब बीमारी क्रॉनिक हो जाती है तो उसके लक्षणों को ठीक होने में भी वक्त लगता है। तो अगर लोगों तक जानकारी पहुंचेगी समय से कि नहीं, अगर कोई सुस्त है, आत्महत्या करने का बार बार कोशिश कर रहा है, बार बार चाकू चला रहा है, ट्रेन के नीचे जाने का कोशिश कर रहा है, तो उसको अवसाद हो सकता है, उसको दिखाना चाहिए। ये जानकारी बहुत पहुंचनी जरूरी है लोगों में। जब तक जानकारी सही से नहीं पहुंचेगी तब तक इसका समाज से निदान पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। तो जानकारी पहुंचाना, और उनको सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं हमारे राज्य में भी 11 जिलों में, जिनमें अपना मुजफ्फरपुर शहर भी शामिल है। उसमें आपके पास सुविधा है, आप वहां जाकर के अपनी बातों को रखिए। उनके द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि डिप्रेशन क्या है, मानसिक रोग क्या है। तो यह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और निम्हांस बड़ा इंस्टीट्यूट है बेंगलोर का मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वह भी इस तरह का बहुत सारा ऑनलाइन प्रोग्राम चला रहा है, जहां आप जा करके ऑनलाइन काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। आप उनसे भी अपने मन की बात को शेयर कर सकते हैं। जी जी। तो जब तक जागरूकता नहीं होगी लोगों में, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो जैसे लोगों को जानकारी होगी, प्रश्न पूछेंगे, फिर तो उनको निदान मिलेगा। जब वो प्रश्न ही नहीं पूछेंगे, अच्छा डिप्रेशन क्या है, उनको पता ही नहीं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कैसे निदान होगा इसका। जी जी जी। तो हमें उन्हें इस तरह की जानकारी देनी है कि वो हमसे प्रश्न पूछें क्या होता है। जी जी। तो
तब इसका पूर्ण रूप से निदान संभव है। जी, तो अभी डॉक्टर गौरव कुमार जी हमारे बीच आए, मनोरोग विशेषज्ञ, उन्होंने विस्तार से सारी चीज़ों को बताया कि अवसाद क्या है, हर उम्र के लोग इसके शिकार हो रहे हैं। इन्होंने अच्छा सुझाव दिया आपको कि आप अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करें, खास करके योगा को अपने साथ अपनाएं, तनाव न लें। फिर अगर आपके मन में अगर कोई ऐसा तनाव है और तो उसको बांटें, अपने में लोगों के बीच इसको रखें, और थोड़ी सी परेशानी हो तो किसी ओझा गुनी के चक्कर में न पड़े और सीधे सीधे उसके डॉक्टर से मिले। और ख़ास करके इन्होंने बड़ी बात बोली कि भारत सरकार की ओर से इसके लिए बाकायदा प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमारा मुजफ्फरपुर ज़िला को भी चयनित किया गया है। और यहाँ सदर अस्पताल में फिर आपको मेडिकल कॉलेज है, यहाँ आउटडोर इसके चलते हैं। वहाँ अगर थोड़ी सी परेशानी हो, जो डॉक्टर साहब ने लक्षण बताया,